So today we have Meet जी और हम हैं at बुलेट राजा एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टाइम जहाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन हो, आपसे बात हो। एंड मैंने जैसे बुलेट राजा का नाम बहुत टाइम पहले सुना है और बहुत टाइम से जानता हूँ। और मैं पहले से ही आई वॉज नॉट इन मुंबई, आई वॉज इन पुणे, सो जानता था कि बुलेट राजा मुंबई में है। बहुत लोग बोलते थे प्री ओन्ड अबाउट कि अरे जाना है तो बुलेट राजा में जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो केम टू योर प्लेस, उन्होंने भी बताया। तो मैंने बोला कि एक बार आपसे बात करनी है एंड रैंडमली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टा। मुझे आपका वीडियो देखा, मैंने सोचा कि चलो एक बार अप्रोच करते हैं। पता नहीं कब मीटअप होगा नहीं होगा, दैट्स एन अनदर पार्ट। जस्ट मैंने आपको ड्रॉप किया एंड यू गिव योर टाइम, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। एंड सो आज हमारा जो भी कम्युनिकेशन रहेगा दैट वाज कम्प्लीटली अपना कैजुअल, आपके बारे में जानना है। बहुत लोग हैं जिन लोगों को बुलेट राजा नाम बहुत पता है और बट आपकी उसकी बिहाइंड स्टोरी नहीं पता। तो मुझे वो ज़्यादा जानना है कि आपके बारे में स्टोरी जानना है, प्री ओन्ड बाइक्स के बारे में जानना है। बहुत लोगों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं, मिथ्स रहते हैं अबाउट प्री ओन्ड, तो उसके रिलेटेड अपन बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो अबाउट यू, लाइक यू नो आपका स्टोरी, बुलेट राजा का स्टोरी क्या था, हाउ इट स्टार्टेड, लाइक बुलेट राजा का शुरुआत कैसे हुआ था। ओके। सो गाइस, दिस इज़ मीत गोरी। ये जो बिज़नेस है बुलेट राजा, ये मेरे डैड ने स्टार्ट किया था इन 2012। सो ये एक्चुअली बिज़नेस पैशन के तरीके से स्टार्ट हुआ था एंड बाद में कन्वर्ट हुआ इनटू बिज़नेस। सो ये बिज़नेस या पैशन ये कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक्चुअली दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बाइक्स के काफ़ी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट थे कि घर में बाइक नहीं आएगी। और ये उनकी एज जब 14 की थी वो टाइम पे मेरे डैड ने कांड किया था। वो कांड ये था, हमारे घर पे पहली बार एसी आया था मेरे डैड जब 14 एज के थे। तो मेरे डैड ने मेरे दादाजी को बोला कि हम इसको सर्विस कराते। उन्होंने सर्विस के नाम पे वो एसी को गए और मार्केट में बेच दिया। जो पैसे आए वो पैसे में उन्होंने खुद की सेविंग ऐड करके उन्होंने एक सेकेंड हैंड बाइक ले ली। ओके। दादाजी मेरे रोज़ पापा को पूछ रहे सर्विस होके एसी आएगी कब वापस। सो मेरे डैड, बट ऑब्वियसली अब उन्होंने तो बेच दिया तो कोई एसी तो वापस आने वाली थी नहीं, उसके बदले तो बाइक भी आ चुकी थी। तो उन्होंने बोला कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो एसी आई नहीं। मेरे दादाजी भी फ्यूरियस हो गए कि भाई कहाँ है एसी। और उन्होंने 4 दिन बाद एग्जैक्टली शाम को मेरे डैड को बाजू के बिल्डिंग में वो बाइक को वॉश करते हुए देखा। तो बोले मेरा लड़का दूसरे की बाइक को क्यों वॉश कर रहा है। तब उनको पता चला कि ये कांड हुआ क्या है। सो वो जो एक क्रेज़ था वो उनको बहुत पहले बचपन से था। वो बाइक का क्या हुआ पूछो मत, तो बाइक उनको बेच देनी पड़ी थी। सो जो एक इंटरनल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड का जो ड्रीम रहता है बाइक चलाना यंग एज में, वो रह गया था। जब तक वो ऑलमोस्ट 35 क्रॉस कर चुके थे, 2 बच्चे थे उनके, मेरी एक बड़ी बहन भी है, उनको बाइक नहीं मिली पर्सनल यूज़ करने। अब उन्होंने एक शेयर मार्केट में, सारा नाम पता नहीं मैं बोल सकता हूँ या नहीं, उन्होंने एक किसी शेयर मार्केट में कंपनी में फंड्स लेके रखे थे और उनको पता चला कि ये कंपनी बंद होने वाली है, तो जो शेयर है वो बेटर अभी पूरे डूब जाने से अच्छा मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मेरे डैड का एक्चुअली में पहले से जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी एकदम जिम वाला और ऐसा था। तो वो सारा स्टार पे जाके उन्होंने बहुत हल्ला किया। वहाँ से उनको जो पेमेंट था वो उनको कैसे तो रिफ़ंड मिल गया, जबकि उनके आगे भी जो लोग थे और पीछे भी लोग थे उनको पैसे मिले ही नहीं। बट ये नसीब की बात है, उनको अपना पैसा जो था, भले चाहे वो प्लस हुआ रहेगा या माइनस हुआ रहेगा, उनको अपना एक 1 लाख रुपीज़ वो टाइम पे मिला था। ये बात है 2011 की, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2011 में वो 1 लाख रुपीज़ लेके रॉयल एनफील्ड शोरूम में गए, क्योंकि उनको ये था कि अब फाइनली मैं अपना सपना पूरा करता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद में सिचुएशन ये थी कि वो टाइम पे रॉयल एनफील्ड में 1 साल की वेटिंग होती थी। ओके। सो जिस एग्रेशन में या जिस मोटिवेशन में कि आज मैं रॉयल एनफील्ड घर पे लेके जाऊँगा, वो पूरी उनकी पानी हो गई। वो शोरूम में गए, शोरूम वालों ने उनको एंटरटेन भी नहीं किया और बोला कि बुक करके रखो और अगले साल आना। अब जिसका मोटिवेशन अभी लेके जाने का, उसको अगर कोई बोल देगा 1 साल बाद लेके जाओ, तो वो तो होने से रहा।
और हालांकि इतना क्रेज था कि मिलती ही नहीं थी। मतलब आप अगर किसी को देख रहे हो ना बुलेट पे, तो एक बुलेट दिन में एक बार शायद दिख जाए तो दिख गए, ये क्रेज था वो टाइम पे। तो मेरे डैड ने दूसरे शोरूम में ट्राई किया, वहाँ पे भी सेम 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड। अब ऑप्शन लास्ट में बचा था तो वो एक ही था कि प्री ओन्ड में देखना, बट प्री ओन्ड में भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। वो टाइम पे ना OLX प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग अपनी बाइक पोस्ट करें, ना व्हाट्सएप था, ना कोई मीडियम था जिससे आपको कोई बाइक घर बैठे मिलने वाली है। चाहे आप प्री ओन्ड कितने में भी लेने निकलो, आपको 1.5 लाख रुपए की बाइक भी अगर प्री ओन्ड में 2 लाख में मिलने वाली है तो भी बिक जाने वाली है। ये सिचुएशन था, तो बाइक कहीं अवेलेबल थी नहीं। उन्होंने अपना प्रीवियस जो बिजनेस था उस बिजनेस कार्ड के ऊपर उन्होंने जाके बॉम्बे में जितने मैकेनिक्स थे, जितने जन थे जो लगता है कि रॉयल एनफील्ड इसके पास शायद आ पाएगी, उसको जाके अपना कार्ड दे के आ गए। उनको सबको एक ही चीज़ बोली कि अगर आप एक डील करते हो तो आपको कितना पैसा मिलता है। तो किसी ने बोला सर 500 मिलता है, किसी ने बोला 800 मिलता है, किसी ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मिलता है। मेरे डैड ने सबको 2012 में 11 में ये जाके बोल के आए कि मैं 3000 दूंगा। तो सब ने ये 3000 सुन के मोबाइल नंबर सेव कर दिया। अब आप समझ लो कि बॉम्बे में जितने जन हैं, हर किसी को जाके अपना बिजनेस कार्ड दे के आना। क्यों? क्योंकि आपको एक सेकेंड हैंड बाइक लेनी है। और अब जब उन्होंने सबको कार्ड देना स्टार्ट किया ना, तो उसमें से एक रिंग बजी। सबसे पहली रिंग थी, उसमें थी एक मरून कलर की क्लासिक। हालांकि वो टाइम पे 3 ही कलर ऑप्शन थे, बट एटलीस्ट कुछ तो मिल रही है। तो मेरे डैड ने एक मरून कलर की क्लासिक का डील डन कर दिया। अब उनको कोई चेक करने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। जितना नॉलेज या बेसिक एक बिगिनर को होता है, वही नॉलेज के साथ में उन्होंने जाके बाइक चेक की। वो बाइक उन्होंने खरीदी और घर पे लेके आ गए। बाइक बहुत एब्सोल्युटली क्लीन थी, वो अपने मन से मज़े से चला भी रहे थे। बट एक होता है ना कि रॉयल एनफील्ड हो तो ब्लैक कलर में हो, ये मरून कलर थी जो उनको हमेशा वो एक चीज़ ट्रिगर होती थी कि यार कलर सिर्फ मेरे चॉइस का नहीं मिला। तो उन्होंने जो सारे लोगों को कार्ड दिया था उसमें से और एक बंदे ने कॉल किया, बट ये बार भी सिचुएशन ये हुआ कि उसने बोला सिल्वर कलर है, ओके, बट एटलीस्ट मरून से तो अच्छा था। सो मेरे डैड ने मरून भी खड़ी थी, जाके और एक सिल्वर लेके आ गए। ओके, अनदर बाइक, अनदर बाइक सेकेंड। अभी हमारे पास में 2 बाइक्स हो गई थी। ओके, और उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट थी, अब उनको वो कलर मरून में तो इंटरेस्ट उतना नहीं था, तो उन्होंने उस बाइक को कर दिया OLX पे या जो भी प्लेटफॉर्म वो टाइम पे अवेलेबल थे वहाँ पे सेल। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मेरे दादाजी का जो बिजनेस था, जो उनका करंट बिजनेस था, उससे उनको ये काम करने में ज़्यादा फन आ रहा था, क्योंकि एक्साइटिंग था। आप हर रोज़ किसी नए जन से मिल रहे हो, राइट, आपका रोज़ कुछ ना कुछ एक चलाने के लिए नया बाइक मिल रहा है। अब एरिया में लोगों को मालूम पड़ने लगा कि यार इसके पास तो बहुत सारी बुलेट है। तो वो जो एक किक था, जो नाम उनको मिल रहा था, जो उनको फेम मिल रहा था, हाँ, वो उनको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा था। तो उन्होंने अपना जो प्रीवियस बिजनेस था, जो मेरे दादाजी का था, उसको वाइंड अप करके फुल टाइम यही सोचा मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद में धीरे धीरे जेन्युइनली हमको भी नहीं समझा कि कभी हमारे पास में ये 2-3 बाइक से 10 बाइक्स हो गए। तो जैसे आपने बताया कि वो टाइम पे इतने सारे बाइक्स थे, सब बुलेट थे, तो अभी आपके डैड कौन सी बाइक चलाते, विच भी लाइक अभी उनका फेवरेट बाइक कौन सा है? आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से भी उनका फर्स्ट हमेशा से बुलेट ही था, आज भी बुलेट ही है। और बुलेट के वजह से ही मैं बोल सकता हूँ आज बुलेट राजा का नाम उतना बड़ा हुआ है, बिकॉज वो बाइक के वजह से ही जो एक क्रेज़ था उनके अंदर वो मतलब ये हुआ, और Right. उसके वजह से ही हमारा ये पैशन बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद में हमने सुपर बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे अपने शोरूम के अंदर। जैसे पहले वाला एक बुलेट आता था उल्टा गेयर वाला, Yes. वो आपने कभी चलाया है? मैंने वो चलाया है, और मतलब वो मेरे को जितना पता है वो उसका जो डिमांड था ना इतना ज़्यादा हाई था। मतलब मेरे एक दोस्त है, उसके पापा ने वो गाड़ी ढूंढने के लिए वो दिल्ली से कहाँ से मंगाया, और आई वॉज इन कॉलेज, मतलब जस्ट फर्स्ट ईयर वगैरह,
हाँ। मैं सोच रहा था इतना इतना कौन सा क्या है इस बाइक में। हाँ। और तब मैंने पहली बार चलाया था, वो उल्टा गियर, मतलब वो ओके। उसका किक ही उसका गियर बन जाता था। हाँ। वो दैट वाज इम्पोर्टेड बाइक वो टाइम पे, राइट? नहीं, मतलब इम्पोर्टेड नहीं था, इंडियन ही था। डीजल बुलेट आता था। उसको स्टार्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि Right. आपको उसमें से एयर निकालना पड़ता था, हाँ, पॉइंट हाँ, हाँ। पिन पॉइंट आपको मैच करना है। और ऑल्सो रॉयल एनफील्ड का आज के डेट में भी है ना, किक का जो पैटर्न है वो कंपेयर टू किसी भी दूसरे ब्रांड से बहुत अलग है। ओके। एंड वो मैंने चलाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग को लेफ्ट साइड गियर की आदत है, राइट साइड गियर हमसे मैनेज नहीं होता है। नहीं होता है। मैंने चलाया इनिशियली फर्स्ट डे पे, बहुत एक कॉमेडी किस्सा है। एक बंदा था जिसने उसमें हैंडीकैप वाला जो कार्ट आता है वो लगाया था। ओके, साइड में, साइड में बैलेंस वो के लिए। मुन्ना भाई वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो वो बाइक है ना, रात को हम लोग लेके निकले, मैं मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स को लेके उस पे कि हम लोग चलो आज जूस पीने जाते, और ये लेके जाते क्योंकि वो मुन्ना भाई वाली फीलिंग लेते हम लोग। Right. सो हम लोग जैसे बिल्डिंग से निकले कि 5 मिनट आगे 2-3 गली छोड़ के मुझे वो जजमेंट आया ही नहीं कि बाजू में मेरे कार्ट है। मैं भूल गया, मैं वो बाइक के हिसाब से चला रहा हूँ उसको, और वो कार्ट जो है ना, आगे एक रिक्शा खड़ी थी उसमें जाके ठुक गई। शिट। वो रिक्शा वाला ना, हाँ, रिक्शा वाला ना एकदम गुस्से में उतरा, और है ना वो 2 मिनट में है ना अंदर से वापस शांत होके बैठ गया। तो हम लोग को तब समझा कि इसको ये लगा होगा कि हम लोग हैंडीकैप है और उसका गुस्सा शांत हो गया। बट जैसे अभी इतने सालों बाद भी अभी भी वो वाले बाइक का डिमांड आपको आता है? लोग पूछते हैं कि आपके पास वो पुराना वाला बुलेट है आता क्या? है, बहुत कॉल्स आते और हैं। है मार्केट में अवेलेबल है वैसे बाइक्स? हैं भी अवेलेबल, बट क्या हो जाता है देखो कि आज हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 साल 5 साल पुरानी बाइक्स का कर रहे हैं। राइट। अब आप हम जो बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 25 साल Vintage हो 30 गया अभी साल वो। पुरानी बाइक्स हैं। सो कितना भी उसको मेंटेन रखा रहेगा ना, आप उसको डेली चलाने के हिसाब से या उतना मेंटेन आपको भी करना होगा, वो आज के टाइम में कोई कर नहीं पाता। राइट। शायद आपके डैड जितना मेंटेन कर सकते थे, और आज भी उन्होंने वो गाड़ी को अगर प्रॉपर रखा है, आप शायद उतना डेली मेंटेन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास में कुछ कस्टमर्स हैं जो मेरे मैकेनिक के पास में एवरी डे आते हैं। ओके। एवरी डे वो आएंगे, बोलेंगे स्क्रू टाइट कर दी, तू सिर्फ हाथ लगा। सो वो जो पैशन या जुनून है, वो अब नेक्स्ट जनरेशन में उतना नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, उनको ये सब मेंटेनेंस में इतना अपना एफर्ट डालना, हाँ हो सकते हैं, नहीं होंगे ऐसे नहीं है, बट ऑन अ मेजॉरिटी साइड बहुत कम परसेंटेज बहुत है। कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज। सो अभी देखा जाए कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है पूरा बिजनेस का, तो आपका प्रेजेंट बिजनेस में आपका कैसा चलता है? लाइक आप ये खुद ओन करते हो बाइक्स या कैसे होता है? लाइक यू ओन ये बाइक अपना खुद ओन करके फिर आप सेल करते हो, या लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक बार सेल कर लो देन विल डायरेक्टली ट्रांसफर द ओनरशिप? कैसे वर्क देखो, होता है? ज़्यादा करके अगर आप सेलिंग, अभी आपकी बाइक है और आप सेलिंग के पार्ट पे आ चुके हो कि आपको बेचनी है, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी रीजंस जो रहते हैं कि आपको पैसे की अर्जेंसी है या आपको बाइक अपग्रेड करनी है। इसका मतलब है कि जैसे आपको अभी के अभी फंड्स की ज़रूरत है। सो वो केस में कोई भी पार्क एंड सेल में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, और पार्क एंड सेल के काफ़ी माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। ओके। सो जितना भी इन्वेंट्री अभी हमारे पास में है वो सारा हमारा इन्वेस्टेड है। और सारी डील्स जो होती हैं हमारे पास में, जो सेलर आते हैं बेचने के लिए, हार्डली 15 मिनट्स में आपको बोल सकता हूँ इट टेक्स टाइम टू क्लोज द डील। ग्रेट। तो जब भी अभी बायर आता है तो बायर का प्रोसेस कैसे होता है? लाइक अभी जैसे कि सेलर ने आपको बाइक बेच दिया, राइट। तो वो फर्स्ट ओनर ने बेचा, तो वो डायरेक्टली ओनरशिप वो नए बायर पे ट्रांसफर होता है, आपके ऊपर पहले नहीं होता? राइट, वैसे होता है? यस, यस। ओके। तो ये हर एक बाइक का प्रोसेस सेम रहता है, और जब भी नया बायर आता है तो उसको कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में टू गेट एन आरसी कार्ड, टू गेट कंप्लीट प्रोसेस? देखो, अगर सेम आरटीओ जैसे MH03 की बाइक है और आप MH03 के हो, तो इट वुड टेक अराउंड 1 मंथ टू ट्रांसफर। जो अपना 1 मंथ यूजुअल टाइम लगता है उसमें हो जाता है। यस। एंड अगर अदर आरटीओ होगा, जैसे आप बॉम्बे के रहते हो और गाड़ी थाने की है, तो इट माइट बी टेक अराउंड 45 डेज।
क्योंकि है ना बहुत बार मुश्किल यही होता है, मतलब प्री ओन में सबसे ज़्यादा मुश्किल मैंने झेला है पहले भी, ओके। कि जब भी यूज्ड बाइक या कार ले लूँ तो वो आरटीओ ट्रांसफ़र में बहुत हालत होता है। ये तो that's the- एक्चुअल सबसे सैडेस्ट और सबसे हेडेक पार्ट है ऑफ सेलिंग और बीइंग कनेक्टेड टू अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जितने भी जन हैं, आपको बाइक लेने में भी मज़ा आता है, बेचने में भी मज़ा आता है, पर सबसे बड़ा हेडेक वाला पार्ट ये आरटीओ का है। क्योंकि आप चाहे खरीद रहे हो बेच रहे हो, उसमें आपका कोई कंट्रोल है, बट आरटीओ में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। मेरा अभी भी एक बाइक है पहले वाला, Okay. FZ25। ओके। 3 साल हो गए उसको, अभी ट्रांसफ़र में ही वो अटका है कुछ ना कुछ। अभी जिसको बेचा है वो Okay. किसी चीज़ में अटका हुआ है। तो ऐसे बहुत, मतलब अभी एक कार भी है हमारा MG, वो भी वैसे अटका हुआ है। तो ये दिक्कत हमको बहुत आती है। तो बहुत इसलिए मैं आती है। प्री ओन में मैं वो बहुत बार मेरे को कंसर्न होता है कि अगर बाइक ले रहे हो तो ये मगजमारी बहुत होता है। बहुत होता है। एंड उसके साथ में आरटीओ जो अपने न्यू अपडेट्स लाता है, जितना मैंने ये पैटर्न समझा है ना, इन्होंने जभी जभी जो भी अपडेट लाए, ये कभी वो अपडेट के लिए रेडी ही नहीं थे। ओके। आप अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपके घर में आप कोई खाना बना रहे हो, आपके पास में ना उसके कोई इंग्रेडिएंट्स है, ना आपके घर में वो कोई खाने वाला है, तो ये आरटीओ जब भी कोई चीज़ इनपुट कर रहा है, उनके कोई भी ऑफिसर को या उनके कोई भी क्लर्क को वो चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं पता ही नहीं है। सबसे बड़ा जो दिक्कत अभी हमें फेस हुआ था वो था BH सीरीज़ में। BH सीरीज़ निकाल दिया, 1 साल तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। मतलब फॉर द फर्स्ट ओनर बोल रहे हो? फर्स्ट ओनर ने BH नंबर रजिस्ट्रेशन करा के लिया था, आरटीओ ने रजिस्टर तो कर दिया। अब वो गाड़ी हमने बेची है MH वाले को, जो BH एलिजिबल नहीं है। बट BH to MH तो होना चाहिए। हाँ। BH to MH का कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई फॉलोअप ही नहीं है, कोई एजेंट को पता नहीं है, कोई क्लर्क को पता नहीं है, कोई आरटीओ ऑफिसर को पता नहीं है। तो अगर मुझे BH वाला गाड़ी है, मुझे पसंद है, मुझे डील करना है, तो आप कर ही नहीं सकते। और आज के टाइम में होगा ही नहीं, हम डील ही नहीं कर रहे। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये प्रोसेस, BH के प्रोसेस से। मेरे पास में फ़ोन में अभी भी बड़ी बड़ी बाइक्स हैं जिनको बेचनी है, BH सीरीज़ नंबर है, पर वो गाड़ियां हम खरीद ही नहीं रहे। अब अगर आपने BH सीरीज़ ले लिया था, ये BH सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए। आज अगर आपने वो सोच के अगर ये BH नंबर ले लिया है, पर आज कोई रीसेलर आपकी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके। सो मतलब वो आपके गले में अटक गई है गाड़ी। हाँ। आपको अगर किसी को बेचना ही है तो कोई वेल नोन रीसेलर हाथ नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब आपको किसी ऐसे रीसेलर को पकड़ना है जो कम वैल्यूएशन पे आपसे डील करेगा। राइट। और जो कम वैल्यूएशन पे डील करेगा, जो वेल नोन नहीं है, आगे जाके आपको ये भी रिस्क है ना कि वो गाड़ी आगे जाके किसी को ट्रांसफ़र करेगा या नहीं। बराबर है। सो आप वैल्यूएशन में भी मार खा रहे हो, आप रिस्क में भी हो कि आगे जाके। सो BH सीरीज़ का कोई मतलब ही नहीं बना। तो अभी आपके हिसाब से कौन सा ये चल रहा है, लाइक कौन सा अभी मोस्टली तो मैं देख रहा हूँ तो एडवेंचर मोटरसाइकिल ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से रीसेल में क्या ज़्यादा लोग लेते हैं, प्रेफर क्या करते हैं, कौन सा बाइक? एक्चुअली हम लोग के पास में तो देखो सारा ही इन्वेंट्री है। हम लोग स्पोर्ट्स, नेकेड, क्रूज़र, एडवेंचर, टूरर, हम लोग तो सब कर रहे हैं। एंड एडवेंचर का जैसे आपने बताया अभी ट्रेंड बढ़ गया है। ऑलमोस्ट एडवेंचर यहाँ पे मुंबई के रोड्स पे ही हो रहे हैं। वो तो लोगों को पता है कि भाई अभी रोड तो पता नहीं नहीं बनेंगे, हमें बाइक अपग्रेड करनी पड़ेगी। सो एडवेंचर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ब्रांड्स जो हैं वो छोटे सीसी में भी आ रहे हैं। सो बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे जा रहा है। अभी जैसे कि कोई भी बाइक ले लो, लाइक सुपर बाइक स्पेसिफिकली, कोई भी बाइक, यूजुअली उसका डिप्रिसिएशन एक पर्टिकुलरली होता है, सेकेंड में अपने को अच्छे रेट में मिल जाती है। राइट। ओके, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक? ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको लगता है इलेक्ट्रिक बाइक प्री ओन्ड में आएगा आगे जाके, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं? इलेक्ट्रिक का जब ये ओला और ये सब आए थे मार्केट में,
इनफैक्ट मैं खुद के लिए मैंने वो टीज़र ओला का देख के सोचा था कि मैं अपने घर के लिए मैं नया बुक करूँगा, बट ऑब्वियस है मुझे ये इंडस्ट्री में रह के पता है कि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो तुरंत उसको बाय नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लॉट या सेकेंड लॉट जाने के बाद में लोगों का ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स या रिव्यू आता है अकॉर्डिंगली हमें वो प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हो सकता है कि फर्स्ट लॉट में इश्यूज आए। सो अगर हमें पैसे डालने ही हैं तो बेटर हम लोग एक सेकेंड थर्ड फोर्थ लॉट का वेट करें। सो इलेक्ट्रिक जब आया था तो मेरा ये विजन था एज अ रीसेलर कि मैं इलेक्ट्रिक का भी स्टॉक जो है मुंबई में सबसे ज़्यादा रखूँगा। इनफैक्ट मेरे पास में 4 ओला, 2 एथर, मैं इतना स्टॉक करता था। ओके। इलेक्ट्रिक पे अब वो टाइम पे फाइनेंस भी नहीं होता था। रीसेलिंग में भी अगर पेट्रोल बाइक है तो 10 साल पुरानी भी है तो फाइनेंस मिल रहा है, पर इलेक्ट्रिक पे 6 महीने पुरानी गाड़ी पे भी फाइनेंस ऑप्शन ही नहीं था। बट फिर भी मैं अपने 4, 6, 10 गाड़ियों का कैपेसिटी मिनिमम मैं सोचता था कि मैं रखूँगा। अब जब ओला का लोगों का रिव्यू आने लगा, खड़े खड़े बैटरी ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, तो मुझे ये टेंशन आने लगा कि मेरे वो एक ओला के वजह से मेरी बाकी 500 बाइक रिस्क पे नहीं रहे। तो मैंने मेरे शोरूम में एक सेपरेट जगह पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिठाया ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हो उनको चार्जिंग मैं मेरे नॉर्मल बाइक से दूर करूं। एंड बट ऑब्वियस है कि जैसा रिस्पॉन्स धीरे धीरे दिखा के सर्विस सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया आगे बहुत जा सकता था इलेक्ट्रिक में। बट ये ओला के जो सिचुएशन आ बनी है जिसके वजह से ऑलमोस्ट मैं खुद भी लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी। ओके। बिकॉज मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ और वो चीज़ में प्रॉब्लम आए तो शायद आप आगे कभी मेरे से कोई सजेशन ना लो। सो मैंने भी ऑलमोस्ट अभी लोगों को रुकने बोला है ताकि कोई बड़े प्लेयर्स आए। जब होंडा, रॉयल एनफील्ड ये जब आएंगे वो टाइम पे 100% अगर वो चीज़ अच्छी होगी तो मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा फॉर द इलेक्ट्रिक। बट एज ऑफ नाउ मैं खुद इलेक्ट्रिक के इससे लोगों को पीछे रहने बोलता हूँ। अभी रॉयल एनफील्ड में रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया ना अपना इलेक्ट्रिक में, एडवेंचर इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया। तो अभी मैंने वही देख रहा था, और एक अपना एक अल्ट्रा वायलेट करके कंपनी है, उनके बाइक्स बहुत स्पोर्टी दिखते हैं, अमेजिंग बाइक्स है। तो मैं वही सोच रहा था कि इसका प्री ओन्ड में शायद लोग लेंगे नहीं लेंगे। प्री ओन्ड में मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक से ऑलरेडी लोग पीछे हट चुके हैं। सेकेंडली जो उनका प्राइसिंग है, ठीक है, वो उनके अपने जगह पे वो सही है। बट प्री ओन्ड मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक का प्राइसिंग जो है, जैसे अगर आपने 5 लाख की नहीं ली है, आई डोंट थिंक सो कि उसको 2.5 लाख का वैल्यू भी कोई मिलने वाला है। तो अभी जैसे कोई भी एक न्यू पर्सन को उसको जाना है पहली बार सुपर बाइक लेना है, राइट। तो जैसे मैं पहले 200-300 सीसी के रेंज में बाइक चलाता था और मुझे अभी अपग्रेड करना है एक 600 या 1000 सीसी के आसपास किसी बाइक में जाना है, तो मैं प्रेफर करूँगा चलो मेरे को प्री ओन्ड में जाना है। तो प्री ओन्ड में पहले क्या देखना चाहिए, किसी भी पर्सन को क्या देखना चाहिए कि यार ये चीज़ मैं इंस्पेक्शन कैसे करूँ, क्या मेरे को कुछ पता नहीं है कि बाइक के बारे में, तो क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए? देखो, आपका अगर बजट का रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, आपको जो पसंद है वो आपके रेंज में आ रही है, तो सबसे पहला ना आपको जो भी बाइक सेकेंड हैंड में ले रहे हो, ये मेरा रिकमेंडेशन होता है कि अभी 2026 चल रहा है तो आपको इससे 3-4 साल पुराने पीछे जाओगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएंगी। ओके। अगर आप यही 8 साल पुरानी बाइक लोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा प्रॉब्लम से, टेक्निकल एरर से, आप शायद परेशान हो जाओ। सो कम से कम चली बाइक, ये सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। कम से कम ईयर यूज्ड, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। और ज़्यादा मॉड की हुई बाइक अगर होगी तो वो मेरे हिसाब से आपको छोड़ देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्टॉक कंडीशन में हो वो उतनी बेटर है, राइट। बिकॉज अगर मॉड किया है तो कंपनी ने तो ऑलरेडी अपने हाथ ऊपर कर दिए है। बराबर। और मॉड भी किस तरीके का किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक्सटीरियर वाइज उसके ऊपर कुछ किया है जिससे चलने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा बाइक में, तो इट्स ओके, तो आप इजीली ले सकते हो। बट अगर आप मान के चलो कि उसके रिम्स चेंज कर दिए हैं, टायर्स आपने अंडर साइज या ओवर साइज कर दिया है,
आपने उसमें कौन सा तो थर्ड पार्टी एग्जॉस्ट डाला है जो बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी अगर आपको डालने हैं तो बहुत महंगे आते हैं और वही अच्छे होते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रिफर टू गेट अ स्टॉक बाइक और अ स्टॉक कार। ओके, सो और लेते वक्त भी लाइक शुड एनीवन गो फॉर द सुपर बाइक, क्या लाइक फर्स्ट ओनर या प्री ओन, व्हाट यू विल सजेस्ट? सी, अब ये जो है ना, ये पॉइंट आ जाता है आपके नॉलेज के ऊपर। आप अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास में, आपको ज़्यादा चेक करने की नॉलेज नहीं है, तो आप फर्स्ट ओनर में ही जाओ, बिकॉज एक मेंटल पीस होता है। बट अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं थर्ड ओनर भी अपने लिए ले सकता हूँ, और मैंने ये इंडस्ट्री में देखा है कि थर्ड ओनर बाइक फर्स्ट ओनर से भी ज़्यादा मेंटेन्ड है। ओके, क्योंकि हमने भी बहुत सारे जनों को बेची हैं, वो सेकंड ओनर हुए हैं, वो थर्ड ओनर हुए हैं, बट हमने उनको जिस कंडीशन में दी थी, स्टॉक दी थी, जैसे भी दी थी, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। लिटरली खुद का पार्किंग गैराज है, सब है। सो थर्ड ओनर भी अगर आपको चेक करने आती है, आपको नॉलेज है हाउ टू चेक अ बाइक, तो आपको उस टाइम पे ओनर से मतलब नहीं बनेगा। इनफैक्ट आपको वो थर्ड ओनर डील ज़्यादा बेटर पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर आपको जो प्राइस पे मिलेगी, थर्ड ओनर उससे कंपैरेटिवली बहुत कम प्राइस पे आएगी। राइट। बट ये बात है, सिर्फ आपको चेक करने को अगर आता है तो यू कैन गो फॉर द थर्ड ओनर, फिफ्थ ओनर। राइट। यूजुअली कैसे, मतलब डिप्रिसिएशन जितना भी होता है वो कितने परसेंटेज से होता है बाइक्स में? देखो, परसेंटेज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मार्केट में उसका डिमांड कितना है। ओके। अब अगर यही आप कैलकुलेशन चलाओगे परसेंटेज वाइज, क्लासिक 350 और वही आप चलाओगे केटीएम ड्यूक की, वो परसेंटेज से ना आपको क्लासिक मिलेगी और ना वो परसेंटेज के हिसाब से आपकी केटीएम बिकेगी। ओके। मान के चलो आप 10% पकड़ के चलते हो कि शोरूम से बाहर निकली 10% कम हो गई। अब 2.5 लाख रुपए की रॉयल एनफील्ड शोरूम से बाहर निकलती है तो 25,000 कम में भी आपको मिलने नहीं वाली। राइट। उसका मतलब कि उसका और कम परसेंटेज हो गया डेप्रिसिएशन का। और वही केटीएम आप शोरूम से बाहर निकालो 10% के हिसाब से, आपने समझो वो 3 लाख रुपए की ली, 30,000 कम में, मतलब 270 में बिकनी चाहिए, पर वो 220 में भी नहीं बिकने वाली। ओके। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड उसका मॉडल कौन सा है। अब वही केटीएम में ड्यूक जो जेन 3 है उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं है जितना जेन 2 का है। इनफैक्ट कोई कोई सिचुएशन में ये हो जाता है कि 2020 की जेन 2 और 2023 की जेन 3 सेम प्राइस पे बिकती है, बट एक डिफरेंस शोरूम से अगर बाहर निकली तो 10% होना चाहिए। 10% से अगर कम है तो थोड़ा बहुत माइट भी कि आप नए के लिए भी जा सकते हो। बट यूजुअली ऐसे जो भी कस्टमर रहता है जो अपना बाइक नया बाइक डिलीवरी लिया भी नहीं, चलाया भी नहीं, वो क्यों बेचता है? ऐसे बहुत सारे मैंने बाइक देखे हैं, मतलब इवन सुपर बाइक्स में मैंने देखा है कुछ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे गाड़ी बेच रहे, वो क्या मतलब क्यों करते हैं ऐसा? क्या रहता है? देखो, इसमें ना 99% गलती मैं बोल सकता हूँ। ओके। गलती चाहे वो कस्टमर की हो या शोरूम वालों की हो। आज के टाइम में मुझे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, 0 किलोमीटर मैन। मतलब अगर बॉम्बे में 0 किलोमीटर गाड़ी आएगी तो वो 99% बुलेट राजा में ही आने वाली होगी। सो एक गलती इसमें क्या होती है वो बताता हूँ। आपके घर में सारे बाइक्स या कार जो हैं उनका नंबर है 1 2 3 4। अब आपको नई बाइक या कार लेनी है, उसके लिए आपको नई रिसिप्ट देनी पड़ती है आरटीओ की, जिसका 1 2 3 4 नंबर मेंशन्ड होगा। आप शोरूम में इन्फॉर्म कर देते हो प्रायरली कि सर मेरी ये ब्लैक क्लासिक है, इसके ऊपर मुझे 1 2 3 4 नंबर चाहिए। पर शोरूम वाले ने वो गाई में जो आपकी रिसिप्ट थी वो आपके पेपर के साथ स्टेपल ही नहीं की, वो रह गई अंदर उसके ड्रॉर में। ओके। और वो चले गए नॉर्मल सीरीज नंबर एप्लीकेशन में। आप जब डिलीवरी लेने जाते हो तो आपको पता चलता है यार मेरा 1 2 3 4 नंबर तो आया ही नहीं, ये तो कोई नॉर्मल नंबर आ चुका है। तो वो टाइम पे आप अगर एडजस्ट कर सकते हो, बट 99% जिनका चॉइस नंबर होता है वो एडजस्ट नहीं करते। लास्ट में या तो कस्टमर को या तो फिर शोरूम को, जैसे भी वो शोरूम डीलर और कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग होगा, वो बाइक प्री ओन्ड में हमें सबसे पहला कॉल आता है
कि Okay. सर एक हमारा गलत रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये बाइक हमको बेचनी है। ओह, सो दिस इज द वन केस। सेकेंड केस होता है कि आप अपने फादर के लिए सरप्राइज सोच रहे हो और फादर ने भी घर में सरप्राइज देना है या लड़के ने भी घर में सरप्राइज देना है, घर में 2 जनों ने जाके बाइक ले ली ओके, और डिलीवरी के दिन दोनों एक दूसरे को बताते कि यार मैंने भी बाइक बुक की है, मेरा भी पेमेंट हो चुका है। फादर बोलेंगे अरे मेरा भी पेमेंट हो चुका है। ओह, अब 2 बाइक की घर में रिक्वायरमेंट है ही नहीं। राइट, सो ये भी बहुत बार होता है। ऑल्सो कभी कभी सरप्राइज देने जाते हैं, जैसे आपकी वाइफ ने आपको सरप्राइज देना सोचा कि मैं बेनेली TR के लेके देती हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे लेना वर्सेस 1000 है। आपने अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कुछ प्लान करके रखा है। सो ये चीज़ें में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि 0 किलोमीटर बाइक वो बिना शोरूम टेस्ट ड्राइव किए आ जाती हैं। फिर आपको एक अच्छे कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हो, आपका पैकेज अच्छा है, सो कंपनी कहीं ना कहीं ईयरली एक दूसरा एड ऑन बोनस भी आपको देती है कि आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम आपको 3 नाइट्स का पैकेज दे देंगे कहीं फॉरेन ट्रिप का। या कोई कंपनी होती है जो आपको बाइक्स देती हैं। राइट, अब ऑलरेडी आपके पास में वर्सेस 1000 है और आप बोलोगे कि मुझे क्लासिक 350 से क्या ही मतलब है। सो वो केस में बहुत सारे जन हैं जिनको एवरी ईयर ऐसे बाइक्स मिलती हैं, सो वो एनकैश कर देते हैं हमारे पास में। ओके, और लकी ड्रॉ भी होते हैं बहुत सारे। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर लकी ड्रॉ में भी बहुत सारे जनों को बाइक्स मिली है। मिलता है क्या एक्चुअली? मतलब अब वो मुझे पता नहीं कि वो आपको जेन्युइनली लकी ड्रॉ में मिली या फिर वो आपको रेफरेंस पास में आती मिली। है ऐसे बट मेरे पास में हाँ ऐसे रेफरेंस में आती हैं और ये बहुत सारी बाइक्स आती हैं ऐसे 0 किलोमीटर और ऑलमोस्ट जितनी डील होती हैं वो सारी हम लोग ले ही लेते हैं। जैसे शोरूम्स में तो टेस्ट ड्राइव मिल जाते हैं, तो प्री ओन्ड में कैसा होता है कि डू यू हैव एनीथिंग कि जैसे टेस्ट ड्राइव भी होता है या हाउ इट वर्क्स? ओके, प्री ओन्ड में भी टेस्ट ड्राइव होता ही है, सेम जैसा आप नए बाइक का लेते हो। बट कहीं ना कहीं न्यू में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड बाइक होती है अलग बाइक शोरूम्स रहती में है। आपको टेस्ट ड्राइव के लिए। उनके ऊपर अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई वो बाइक वो सेल नहीं करने वाले, उनका इंश्योरेंस है। बट प्री ओन्ड का कंसेप्ट क्या होता है, जो बाइक आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो वही बेचने, वो ही बाइक इज फॉर द सेल। एग्जैक्टली, अगर वो टेस्ट ड्राइव में किसी के हाथ से गिर जाती है तो वो नहीं लेगा, बट फिर दूसरे किसी को कैसे सेल करें। राइट राइट। सो यू प्रेफर कि जब भी प्री ओन्ड लेना है पहले खुद टेस्ट ड्राइव शोरूम में जाके करो? एक वो चीज़ है और दूसरा आप कंफर्म हो, क्योंकि अगर ऑप्शन होता हमारे पास में भी ऐसा कि ये बाइक, क्योंकि हम तो मल्टीपल ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, मल्टीपल मॉडल में डील कर रहे हैं, और आप जब सेकेंड हैंड लेने आ रहे हो तो आपको ये कलर की यही बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना पड़ेगा ना। आप दूसरी बाइक का टेस्ट ड्राइव ले नहीं सकते। बट हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी लेने आ रहा है वो जेन्युइन बायर है, क्योंकि आपको भी पता है बिकॉज हमारे पास में इतनी बाइक्स हैं, लोगों को टेस्ट ड्राइव सिर्फ फॉर द एंटरटेनमेंट लेने आना होता है। बहुत होता है ऐसे, बिकॉज एक बार ऐसा सिचुएशन हो पड़ा था, एक बंदा जो मेरी कास्ट का था जिसको लगा कि मैं कोई दूसरे कास्ट का हूँ, तो उसने वहाँ पे उसके भाई के साथ कन्वर्जेशन किया, हायाबुसा का टेस्ट ड्राइव लेते चल। उसने मेरे भाषा में ये उसके मतलब भाई को बताया कि चल ना हायाबुसा का टेस्ट ड्राइव लेते। तो वो उसके भाई ने बोला कि जब तेरे को लेनी नहीं है तो क्यों, अरे चलना अपन लेते। ओके, सो वो मुझे समझ आ गया कि वो लेने वाला है ही नहीं, उसका भाई उसको मना भी कर रहा है पर उसको चलानी है वो गाड़ी। बट उनको ये नहीं पता कि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर वो गाड़ी कल गिर गई सो क्या, उनका प्लान ही नहीं है लेने का। और ऐसा हुआ है हमारे साथ। बराबर है। बट ये हमारा नसीब है कि जिसने भी गिराई है उसने या तो पूरे डैमेजेस के पैसे पे किए हैं और या तो वो बंदे ने पूरा गाड़ी का पेमेंट देके वो गाड़ी लेके गए। बट हर कोई अगर टेस्ट ड्राइव मांगेगा और हर किसी को टेस्ट ड्राइव दे तो हर कोई आई डोंट थिंक सो कि वो बाइक लेने वाला है। राइट, बराबर है। सो हम लोग भी बहुत लिमिटेड लोगों को ही टेस्ट ड्राइव देते हैं और ऑलमोस्ट कंफर्मेशन होता है लेनी है। बट ये एक नेगेटिव पार्ट है ये। ओके,
तो जैसे आपके पास जितने भी बाइक्स होते हैं, आपका क्या क्राइटेरिया रहता है? कितने साल पुराने होते हैं, कितना किलोमीटर चले हुए? यूजुअली आपका कुछ क्राइटेरिया होता है कैसे? यस, क्राइटेरिया में हम लोग 20,000 के बाद अवॉइड करने लग जाते हैं, ओके। बिकॉज किलोमीटर्स ज़्यादा होने से वेयर एंड टेयर्स बाइक में बढ़ना ज़्यादा स्टार्ट होता है। तो पहला किलोमीटर्स का हमारा क्राइटेरिया है। सेकेंड है ईयर, कि हम लोग अवॉइड करते हैं 5 साल से आगे जाने का। हम लोग कभी 30,000 भी लेते हैं किलोमीटर, बट वो ऑड्स होते हैं कि वो बाइक उतनी मेंटेन्ड है। 8 साल पुरानी बाइक भी लेते हैं, वो ऑड है कि वो बाइक या तो जल्दी मिलती नहीं, एंड वो बाइक बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। ओके। तो आपकी खुद की टीम है मैकेनिक और सब कुछ जो चेक Yes. करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन करते हैं? एंड मुझे खुद को इस इंडस्ट्री में अभी 10 साल हो चुके हैं, और ये 10 साल होने के बाद का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे 6 महीने के अराउंड एक बाइक चेक कैसे करते हैं, रीपेंटेड है, एक्सीडेंटल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। और मेरे ये हाथों में मैंने रॉयल एनफील्ड का इंजन भी बनाया है। ओके। मैंने धूप में बैठ के मेरे मैकेनिक के बाजू में कौन सा पार्ट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो सारा चीज़ भी मैंने बहुत कुछ किया है। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली एक रेडी सेटअप मुझे मिल जाएगा। मैं खुद डेली, मतलब आज समझो मुझे सुबह उठ के शोरूम पे जाना है, सुबह मैं बाइक लेने चले जाता था मीरा रोड से ट्रेन या जैसे भी मैं पहुंच के वहाँ से वापस मैं बाइक लेके नेगोशिएट करके आता था, उसके पेपर वर्क करता था। और अगर वो टाइम पे कस्टमर होते थे जिनको खरीदनी है, जो हमारे स्टॉक में बाइक है, तो उनको बेच के उनका पेपर वर्क करके मैं शाम को वापस ट्रेन में कल्याण जाता था, वहाँ से भी एक बाइक लेके आता था। वो लेके आने के बाद में उसका भी पेपर वर्क करके प्रॉपर सेट करके रखता था। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं जाके सिर्फ बैठ गया हूँ, सिर्फ मैंने एंजॉय किया है। आज के डेट में 10 साल पहले जितना मैं काम करता था, बिकॉज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। राइट। सो वो ऐसा नहीं है कि कोई हमने एक झाड़ उगा दिया अब फ्रूट आ रहे हैं। अब वो झाड़ ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो किसी दूसरे के आंगन में भी जा रहा है, वहाँ पे भी फ्रूट ना गिरे, तो वो भी ध्यान देना, और ये साइड पे भी ध्यान देना है। बराबर है। नहीं, वो एक होता ही है, लाइक टू मेंटेन इट्स लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें जाती है Right. ब्रांड को मेंटेन राइट। करने में। सो टीम है अभी, वो टीम में जब भी कोई न्यू एडिशन होता है तो उसको पहला मैं ही गाइड करता हूँ, मैं ही उसको समझाता हूँ कि हाउ टू चेक का बाइक एक्सीडेंटल है और रीपेंटेड है तो कैसे उसको पता चलना चाहिए। और उसके कुछ मेथड्स हैं, वो अगर कोई भी पर्सनली सामने अगर मेरे साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो मैं उसको वो समझा सकता हूँ। ओके। तो अभी जैसे कि ये इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो अपने रील्स में शॉर्ट्स में आते रहते हैं। तो ये कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत फ्रॉड चलता है, लोगों को फंसाते भी है। तो ये ऐसे फ्रॉड से कैसे बचे जो मोस्टली सुपर बाइक्स में हो रहा है? राइट। देखो, सबसे पहला ना, लोग है ना जो फंसते हैं ना, वो लालच में फंसते हैं। लालच क्या चीज़ का है कि अरे बुलेट राजा में 10 लाख की मिल रही है, वो 9.5 में दे रहा है। अगर मैंने 10 लाख की बेचने डाली और 10 लाख में वो बिकती है चीज़, तो सामने वाला 9.5 क्यों मांग रहा है? कस्टमर अगर है और उसको पैसे की गरज है तो बात अलग है, पर वही रीसेलर है तो वो 9.5 में क्यों देगा? अगर आपको पता है कि ये फ़ोन 50,000 का बिकता है तो आप वो 45,000 में क्यों बेचोगे? आपको भी 5,000 क्यों छोड़ना है? आपको भी 50,000 में बेच के एडिशनल 5,000 प्रॉफिट मिल सकता है ना। तो ये लालच है जो लोग 9.5 लाख में जाके कि ये सोच के बुलेट राजा वाला महंगा दे रहे हैं, 9.5 में लेते हैं। लेने के बाद समझ में आता है कि ये गाड़ी पूरी रीपेंट, पूरी रीबिल्ट है, ये गाड़ी का एक्चुअल ओनर फर्स्ट नहीं है। ओके। ये गाड़ी ऑन पेपर फर्स्ट ओनर है, पर ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स सोल्ड हो चुकी है मार्केट में। ऐसा होता है 20 टाइम्स? 20 टाइम्स भी नहीं, उससे ज़्यादा भी। और उसके बाद में ये किलोमीटर जो 10,000 बताया, ये 10,000 है ही नहीं। वो भी 50 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परिंग किया होगा। नहीं, किलोमीटर तो मैंने सुना है, वो तो लोग करते ही है। सो ये कब हो सकता है, ज़्यादा करके कब होता है, जब फर्स्ट ओनर बाइक फर्स्ट ओनर नहीं रहती। हम लोग जितनी भी बाइक्स आज के टाइम में लेते हैं वो सारी आरसी पेमेंट होती हैं। आरसी पेमेंट मतलब जिसके नाम की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर वही बेच रहा है। बराबर है। सो ये
क्लियर प्रूफ हो जाता है कि वो कोई थर्ड हैंड फोर्थ हैंड नहीं हो चुकी है। वो फर्स्ट ओनर सी ली हुई, ऑन पेपर भी फर्स्ट और एक्चुअल भी फर्स्ट ओनर है। और ऐसे भी हमने देखा है कि अगर घर में 4 भाई हैं, वो एक बाइक 4 भाई चला रहे, उसकी कंडीशन वर्सेस एक सिंगल आदमी अपनी सिंगल हैंडेड बाइक को मेंटेन करे, कंडीशन में बहुत डिफरेंस होता है। और वो कहीं ना कहीं हम लोग जब भी ऑन इमेज व्हाट्सएप पे देख लेता है ना, हमें आइडिया आ जाता है। सेकेंडली उसका हिस्ट्री पैटर्न, कंपनी में उसने कितना मेंटेन करा है, वो भी हमें बाइक लेने के पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्कैम जो है किलोमीटर्स के आपके साथ हो सकते हैं, ओनर पता नहीं कितनी बार चेंज हो चुका है, ये हो सकता है, रीबिल्ड हो चुकी है। अब रीबिल्ड, ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था, किस तरीके से हुआ था, कितना हेवी था या कितना माइनर था, आपको नहीं पता, रीसेलर को भी नहीं पता, या हो सकता है पता हो। बट अब जब आप वो बाइक ऑन हाईवे चलाओगे और पता चलेगा कि यार ये गाड़ी में वो पावर ही नहीं बचा, ये गाड़ी में वो अलाइनमेंट ही नहीं बचा, जो सोच के आपने उसको कि मैं 200 पे एक बार जाऊंगा, 250 पे चलाऊंगा, वो गाड़ी वो चल ही नहीं पा रही है अलाइनमेंट में। राइट। सो आपका जो एक एक्सपीरियंस था वो पूरा खराब हो सकता है, बिकॉज आपको चेक करने नहीं आता। और रीसेलर बट ऑब्वियस है कि चाहे कस्टमर होगा, एंड यूजर, तो भी नहीं बताने वाला। ज़रूरी नहीं है कि इसमें डीलर्स ही स्कैम करते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरे बिल्डिंग में 15 साल से मेरा दोस्त है। 1 जनवरी को वो मुझे गाड़ी बेचने आया, तो मैंने उससे पूछा, भाई कुछ क्लेम कुछ किया है? मेरी उस दिन एक बड़ी डिलीवरी थी, काफ़ी जन आ गए थे, तो मैं उसको ज़्यादा अटेंड कर नहीं पाया। तो मैंने मेरे स्टाफ को बोल दिया, भाई ये गाड़ी तुम पूरा डील क्लोज कर दो। मेरे डील कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट डे मेरे स्टाफ ने, क्योंकि वो प्रोसीजर में मुझे उनको इन्फॉर्म करना था, ये गाड़ी का हिस्ट्री निकाल लेना, मैंने तुरंत पेमेंट करा दिया था। तो एक पैटर्न है हिस्ट्री निकालने का। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं व्हाट्सएप खोलूँ, वो हिस्ट्री मेरे फ़ोन में आके मेरा कंटिन्यूस कॉल बज रहा है। मेरा स्टाफ मुझे कॉल कर रहा है कि कल आपने जो आपके फ्रेंड ने गाड़ी बेच के गए, उसका मीटर चेंज हुआ है। उसने मुझे बताया था, मेरे दोस्त ने, कि 10,000 किलोमीटर्स चली है। वो गाड़ी 23,000 किलोमीटर्स कंपनी में रिकॉर्ड शो कर रहा है। ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि डीलर करते हैं, कस्टमर करते हैं, अननोन करते हैं और नोन भी करते हैं। सो सबसे पहला कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे भी। अगर आपको समझो मेरे से भी लेना, आप ट्रस्ट मत करो, आप मेरे से कंपनी रिकॉर्ड्स मांगो। बराबर है। और जब कंपनी रिकॉर्ड्स आपके पास होगा, आपके सामने होगा, बहुत सारे प्रूफ आपके सामने अगर होंगे, तो आपका सबसे पहला मेंटल पीस जो है वो ये रहेगा कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया प्री ओन्ड में लेने का, वो सही था। राइट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्री ओन्ड लोगे तो स्कैम होगा। स्कैम नया लेने पे भी हो सकता है। ओके। मेरे शोरूम में ही सेल्स पर्सन ने जस्ट ज्वाइन किया था, उसको 2 हफ्ते ही हुए थे, उसने ब्रांड न्यू बाइक ली। अब एक्साइटमेंट में उसने बाइक लेके आ गया, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते हो कि नया बाइक लेने में आपके साथ स्कैम होगा। राइट। एक्साइटमेंट में आप अपना वीडियो शूट कराते हो, आप सब करते हो। जब बाइक को शोरूम पे लेके आया, अब उसकी तो एक्साइटमेंट अभी भी कंटिन्यू ही थी, वो शोरूम पे हमें बाइक दिखाने आया, बट ऑफकोर्स वो बाइक उसने ली थी, हमें एक्साइटमेंट उतनी नहीं हो सकती। तो हमने एज अ रीसेलर ही उस गाड़ी को भी चेक किया, और पता चला कि ये गाड़ी ऑलरेडी रीपेंट हो चुकी है। ब्रांड न्यू बाइक रीपेंटेड है। ये तो नेक्स्ट लेवल स्कैम चल रहा है। हाँ। सो ये कैसे होता है कि बाइक बन रही है चेन्नई में, चेन्नई से महाराष्ट्र मुंबई में आपको ट्रांजिट में आ रही है, और जो भी व्हीकल्स लोड हो रही हैं, अनलोड हो रही हैं, या ऑन ट्रांसपोर्ट जब यहाँ पे ट्रैवल करके आ रही हैं, एक दूसरे पे गिर जाती हैं। राइट। अब वो रीपेंट करने के बजाय कंपनी को करना ये था कि वो पार्ट जो नया कंपनी से आता है उसको चेंज कर दो।
तो दिक्कत नहीं है। रीपेंट करने से दिक्कत क्या हो जाती है कि कलर पहले खराब हो जाता है, सेकेंड चीज रीपेंट ज्यादा लास्ट नहीं करता। राइट। वो आपको बारिश में 100% कलर पील ऑफ होते हुए दिखेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि प्री ओन्ड में स्कैम होता है। उल्टा मैं मेरे स्टाफ को ये बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मत दो, ज़रूरत नहीं है। अगर ये लाइन इधर यहाँ पे एक स्क्रैच है तो स्क्रैच है, और ये 2 लाख में बिकने वाली है, 2 लाख में बिकने वाली है। उसको ये मत बोलना कि स्क्रैच निकल जाएगा। बराबर है। अगर नहीं भी बोलोगे तो भी वो 2 में ही बिकने वाली है, पर बोल दोगे और नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाओगे। राइट राइट। तो गलत नहीं होना है। सो मेरे शोरूम का एक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा मत दो जो पूरा नहीं कर सकते, और अगर दे दिया है तो वो करना ही पड़ेगा। राइट। सो हमने ऐसा मल्टीपल टाइम्स, कभी कोई गाड़ी आई है जिसमें मिरर नहीं थे और उसके मिरर ही 10,000 रुपये के आते हैं, बड़ी ब्रांड बड़ी बाइक है, तो 10,000 के मिरर भी डाल के देने पड़े। इंडिकेटर, एक इंडिकेटर का कॉस्ट 4,000 रुपये है। कस्टमर को भी नहीं पता वो इंडिकेटर कितने का है, और जो सुपर बाइक बेचने वाला बंदा है आज उसके रिप्लेसमेंट पे कोई दूसरा बंदा बेच रहा है जो नॉर्मली छोटी बाइक्स बेचता है, उसने भी कमिटमेंट दे दिया, 2 मिरर इंडिकेटर टूटे हुए हैं। यूजुअली प्री ओन्ड में क्या होता है कि आप उस, ज़रूरी नहीं है कि वही मिरर या वही इंडिकेटर आपको डाल के देने, बिकॉज वो डील टू डील डिपेंड करता है। अब कभी कभार ऐसे होता है कि हमने कोई एक चीज़ 8 लाख रुपए में ली है, आज वो 7 लाख रुपए में बेच रहे हैं हम। जैसे डेड स्टॉक हो चुका है, वो नहीं बिक रहा है, वो टाइम पे उसका जो भी मार्केट था। कभी कभार हमारा डीलर कंपटीशन में भी हम प्राइस गरम में ले लेते हैं। वो लेनी थी 7.5 लाख रुपए में, मान के चलो बिकनी थी उसको 8 लाख रुपए में, अब ले लिया है 8 लाख रुपए में और 8.5 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन है, कोई कस्टमर विजिट करने तक नहीं आया। उस बात को हो गए साल, अब वो गाड़ी का सेलिंग प्राइस बच चुका 7 लाख रुपए। बराबर है। तो जब अब वो गाड़ी मेरी 8 लाख की और मैं 7 लाख में बेच रहा हूँ, साल भर समझो उसको हो गए, और अब वो गाड़ी मैं 8 लाख की 7 में बेच रहा हूँ, लाख रुपए तो नुकसान खा रहा हूँ। अब 1 साल में इंडिकेटर उसके किसी ने तोड़ दिए, टूट गए, कस्टमर ट्रायल लेने के लिए बैठ गए, इंडिकेटर पैर लग गया, टूट गया। अब वो लाख रुपए का एक लॉस के साथ में 8,000 रुपए के इंडिकेटर का लॉस, क्योंकि ऐसा कोई एमआरपी नहीं है कि ये हमको ये करके ही देना है। बराबर। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर वो आप इंडिकेटर डालो मत, मुझे 5,000 कम करके दे दो। तो मेरे लिए वो डील भी कभी कभी वर्केबल है। बराबर। कि वो क्या करेगा, वो 5,000 भले मेरे से कम करा रहा है, वो 200 के इंडिकेटर डाल देगा। ट्रू। राइट। सो वो चीज़ मैं भी करके दे सकता था, बट ऐसे कभी कभी लॉसेस होते हैं जो आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जब भी जो भी प्री ओन्ड बाइक ले रहा है उसको क्या कंसीडर करना चाहिए? अभी जैसे कि मेरे पास TRK है, बेनिली TRK, तो मैंने लिया था, मैंने तो प्राइस देख लिया, भाई मेरे बजट में है, माइलेज देख लिया और ले लिया, ओके। बट 1 साल बाद मेरे को समझ में आया कि भाई मेंटेनेंस भी एक चीज़ होती है, राइट, वो पहले कैलकुलेट करना चाहिए था। राइट। तो आपके हिसाब से क्या होता है, जो भी पहली बार फर्स्ट टाइम प्री ओन्ड बाइक ले रहा है, सुपर बाइक ले रहा है, उसको प्राइस और ऐसा क्या फैक्टर्स है जो ध्यान में रखने और फिर ही लेना है, फिर सोचना है? एग्जाम्पल, अभी आप सोच रहे हो मैं 7 लाख रुपए के बजट के आसपास में 7, 7.5 तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। राइट। बजट है 7 का, 50,000 और स्ट्रेच कर सकता हूँ। और आपको एक बाइक पसंद आ गई है जो 10 लाख रुपए की है, वो 10 के नीचे आपको मार्केट में मिल ही नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से वो डील, अगर आपके पास में एडिशनल फंड्स हैं कि वो 10 लाख स्पेंड करने के बाद भी आपके पास में इन हैंड 11 लाख, मतलब लाख 2 लाख ऊपर है, तो वो बाइक आप 10 लाख की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास में वो रेंज जाने का है ही नहीं और आपने खींच लिया वो रेंज और पीछे आपने मेंटेनेंस पार्ट ही नहीं सोचा, हाँ। तो
आपने बड़ी बाइक ली है, उसके हिसाब से उसके एक्सपेंस भी बड़े होने वाले हैं, और आप अभी उसको बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहे हो, वो गाड़ी का डेप्रिसिएशन आगे जाके आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज लोगों के पास में पार्किंग नहीं होती है। मैंने बेची थी बाइक, रिटर्न जब बाइक मेरे पास में आई, BMW की बाइक थी, उसने पार्किंग, उसको आई डोंट नो करने नहीं आता था या उसके पास पार्किंग का स्पेस नहीं था। वो जहाँ बाइक उसने पार्क करके रखी थी पिछले 3 महीने, AC का जो आउटडोर से जो पानी गिरता है वो ड्रॉप उसके टैंक पे गिरते गया। पूरा BMW के टैंक का कलर खराब हो चुका था और रिपेयर होने जैसा भी नहीं था। और कोई भी BMW चाहे प्री ओन्ड में भी लेने आएगा तो वो उसका सपना होगा BMW ओन करना, चाहे वो 310 क्यों ना हो। और वो गाड़ी 310 थी, बट मैंने उसको यही बोला, सर ये डील अपनी नहीं हो पाएगी, आपको या तो पार्टी नया डालना पड़ेगा और या तो कोई दूसरा रीसेलर ढूंढना पड़ेगा। कि मैंने देखा मुंबई में ये बहुत ज़्यादा इशू है पार्किंग का। हाँ। और जैसे क्लाइमेट भी देखा जाए यहाँ का, स्पेसिफिकली मुंबई का, तो जो भी कोस्टल पार्ट है यहाँ पे, अभी आपके पास तो इतने सारे बाइक्स है, हाउ डू यू मेंटेन योर बाइक्स? की कोस्टल में मुझे जो दिक्कत आती है, रस्टिंग इज अ मेजर इशू। यस। जो तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर दिस मेनी बाइक्स? अभी हमने भी बेसिकली 2 ऑप्शन था जब भी वेयर हाउस हमें सिलेक्ट करना था। एक था ओपन पार्किंग, जो कंपेरेटिवली स्टिल पार्किंग या क्लोज्ड पार्किंग से काफ़ी चीपर होता है, बिकॉज उसमें आपको सनलाइट, डस्ट, बहुत सारा मेंटेनेंस आ जाता है। बट एक इम्पैक्ट हमको लेना था वो टाइम पे, वेयर हाउस के टाइम पे, अगर रेंट ज़्यादा तो भी ज़्यादा, बट बाइक्स 500 बाइक्स ओपन पार्किंग में नहीं रख सकते। सो हमने उसके लिए कवर्ड क्लोज्ड पार्किंग रखा है। ऑल्सो उसको मेंटेन करना, मतलब आज के टाइम में मुझे एवरी मंथ 50,000 रुपीज़ पेट्रोल में डालना पड़ता है, बिकॉज जितनी नई बाइक्स आई हैं सब में फ्यूल पंप है। मिनिमम 3 लीटर्स रिजर्व पेट्रोल रहना ही चाहिए। हम जब भी 2 से 3 दिन में वार्म अप करते हैं तो मुझे पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ लीटर पेट्रोल हमारा कंज्यूम हो जाता है सिर्फ उनको वार्म स्टार्ट करने में। सो एवरी बाइक वार्म स्टार्ट होती है 2 से 3 दिन में हमको करना ही पड़ता है, वरना क्योंकि बाइक खड़ी है उनका बैटरी डाउन हो जाता है, खड़ी है टायर में प्रेशर कम हो जा रहा है। राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बैटरी का। एवरी डे हम लोग को 5 to 10 बैटरीज चार्ज करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा दिक्कत या दर्द तब होता है जब कस्टमर जिस बाइक के लिए आए वो गाड़ी स्टार्ट ना हो। अगर बाइक या कार डेली यूज में है ना तो उसको बैटरी का इशू कम आता है कंपेयर टू अगर बाइक खड़ी है, उसको बैटरी का इशू ज़्यादा आता है। ऑल्सो जब बारिश का टाइम आ जाता है वो टाइम पे जितना भी हमने पॉलिश किया रहता है, क्योंकि हवा के साथ में मॉइस्चर में वो वाटर पार्टिकल्स आके जितना भी पॉलिश होता है उनको डैमेज करते हैं। ऑल्सो जितना पार्ट क्रोम है या मेटल पार्ट्स है वो सारे पे रस्टिंग डेवलप होने लगती है। तो जितना भी क्रोमिंग का पार्ट है वो हर गाड़ी के ऊपर 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम तक हम लोग को रिपीट करना पड़ता है, जिसके वजह से टाइम, मैन पावर और ऑफ कोर्स एक्सपेंस सब कुछ बढ़ जाता है। तो जैसे कि अब तक के पूरे आपके जर्नी में आपका ऐसा फनीएस्ट एक्सपीरियंस या वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है विद द कस्टमर? कोई सेलिंग के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में? फ़नी ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड था, उसका कॉल सेंटर का काम था, बट उसको भी ये लाइन में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने इनिशियली मेरे से 10-12 बाइक्स ली हैं, 2-3 महीना यूज़ करके वो मुझे रिटर्न देता था। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं उसको बोलता था, अरे तू आ जा हमारे साथ में, बैठे रहे, कर कुछ। तो वो ना कभी कभी OLX पे से ना खुद कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके आता था। तो एक दिन है ना उसने मेरे को बोला, आज देख मैं क्या लेके आ रहा हूँ। तो हम लोग बोले आएगा शाम को। वो शाम को आया ना, उसने ना वो चेतक थी वो लेके आया था। चेतक पुरानी वाली? स्कूटर लेके आया था चेतक। हाँ, और वो भी साइड काट वाली। हाँ। तो हम लोग भी एकदम देख के ऐसा हंस रहे थे कि अरे ये क्या लेके आ गया। अपन तो मतलब बाइक्स का ही डील कर रहे हैं, हम लोग तो सब बड़ी बाइक्स का डील कर रहे हैं। और ये स्कूटर, वो भी चेतक, वो भी बहुत पुराना चेतक था, वो साइड काट वाला। तो वो उसने ना कुछ 7,000 में लेके आया था। ओके। हाँ,
कह रहे ये 15,000 में बिक जाएगा, और हम लोग बोल रहे अरे पागल है क्या, 7,000 वाला 15,000 में कैसे बिकेगा। और वो जेन्युइनली वो गाड़ी 15,000 में बिक गया वो गाड़ी, पुराना वाला चेतक। अरे मतलब हम लोग खुद ऐसे शॉक्ड थे। इनफैक्ट जिसकी गाड़ी थी वो भी हैंडीकैप्ड था करके उसने साइड कार्ट लगाया था, और जिसने लिया तो हम लोग भी सोच रहे कि यार ये कोई नॉर्मल तो कोई आदमी तो लेगा नहीं साइड कार्ट वाला, क्योंकि वो ट्रैफिक में सब जगह अटक जाता है, और ये बोलते हैं 15,000 में बिक जाएगी। तो वो गाड़ी एक्चुअली में कोई एक हैंडीकैप्ड ही आया, उसने खरीदी और 15,000 में बिकी। तो वो एक ऐसा बहुत ये था कि डबल चीज पे कभी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मार्जिन तो होता ही नहीं है। बट वो वॉल्यूम काफी, उसका टिकट साइज छोटा था, इसलिए तो इसके लिए वो हो गया। वैसे विंटेज बाइक में आपका क्या ख्याल है? विंटेज बाइक का कभी आपने सोचा है कि विंटेज का कुछ शुरू करते हैं? नहीं विंटेज का नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस पार्ट है, मैं आपको दे दूं और अगर फिर उसका मेंटेनेंस आए। बट मोस्टली विंटेज लोग बाइक लेते हैं, एक हाथ 2 किलोमीटर चलाओ और घर में रुको, ऐसा। बट वो अभी जन का एवरेज बहुत कम हो गया, मतलब आउट ऑफ 100 आई डोंट थिंक तो कि अभी एक जन भी बचा है जो ये करना चाहे। राइट। वो हाँ आप कर सकते हो जब आपका वो एक डेली कम्यूट के लिए आपके पास में बहुत सारी व्हीकल्स हो, आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो। मुंबई में तो बाइक लेना मतलब पहले पार्किंग लेना पड़ता है। yes. वो मतलब दिक्कत सबसे ज्यादा वो है, पहले पार्किंग खरीदो फिर बाइक का वगैरह सोचो। राइट तो वो आई डोंट थिंक सो कि विंटेज का अब वो क्रेज बचा है। एज अ व्यूअर आपको अच्छा लगेगा, बट टू ओन इट एंड टू मेंटेन इट आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। राइट। तो जैसे आगे जाके आपको आपका कुछ ऐसा कुछ प्लान है, लाइक विद बुलेट राजा कुछ अलग कुछ कर रहे हो, या कुछ फ्रेंचाइजी या ऐसा कुछ? फ्रेंचाइजी का ऑफर हमें भी बहुत सारी बार आया है, हम लोग सोचते भी है कि एक्सपैंड करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक जो ब्रांड बनाने में आज मेरे डैड का मेरा एफर्ट जो है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई 3rd डालेगा। सो उसके लिए फिलहाल में हम लोग ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है फ्रेंचाइजी के ऊपर। एक्सपांड करने का तो बहुत बार दिमाग में आता है, बिकॉज आपको बहुत रिक्वायरमेंट, लाइक ऑल ऑफ अदर स्टेट्स भी आते रहेंगे। अदर स्टेट भी आते हैं एंड विद इन महाराष्ट्र भी आते हैं, बट मेरा माइंड आज के डेट पे ये बोलता है कि इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल देन आई शुड नॉट। क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। राइट यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं हूँ और 100% तो क्वालिटी ड्रॉप आएगा, और अगर वो क्वालिटी ड्रॉप आएगा तो जितना नाम बनाने में टाइम गया वो गंवाने में बहुत क्विक। एक आपको कुछ लास्ट एक एडवाइस देना होगा किसी भी एक जो भी बायर है जो प्री ओन्ड बाइक में आ रहा है, आपको ऐसा क्या एक आप एडवाइस देना चाहोगे, लाइक लास्ट एक एडवाइस? प्री ओन्ड में लेना एनी डे बेटर ऑप्शन है, बेटर देन गोइंग फॉर अ न्यू, अनटिल एंड अनलेस आपको चेक करने नहीं आता। आपका नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको मतलब पता है कि हाउ टू चेक अ बाइक, आप एनी डे नया लेने का सोचोगे भी नहीं। बिकॉज जो पहला हिट, ये तो सबको पता है कि पहला हिट जो सेलिंग का फर्स्ट ओनर लेता है, जिसने ब्रांड न्यू लिया होगा, उसको मेजर हिट आता है। उसके बाद जो सेकेंड पर्सन ले रहा है उसको उससे कम हिट आता है, थर्ड पर्सन को उससे और कम हिट आता है। और आप इतना समझ के ले लो, आपकी नई बाइक सिर्फ 24 घंटे के लिए ही नहीं है। आपने 1 जैन को बाइक ली है, 2 जैन को वो यूज्ड हो चुकी है। 24 घंटे के लिए वो होगा आपको कि मैंने नया लिया, इसके बाद 2 तारीख को तो आपकी बाइक भी सेकेंड हैंड ही हो जाने वाली वो है। तो है। इसके अलावा अगर आपको प्री ओन्ड में जाना है, आप काफ़ी पैसे बचा लेते हो अपने, और बहुत ऑप्शंस आज के टाइम में मिल जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि लोगों को बाइक लिया नहीं जम रहा, बेच रहे, प्री ओन्ड में 1000 किलोमीटर चली बाइक भी मिल जाती है और 500 भी मिल जाती है। ट्रू। और ऑलरेडी मेरे फ़ोन में एक जन से अभी बात चल रही है जिनको 0 किलोमीटर बाइक बेचनी है। ओके। सो ऑप्शंस हैं, जब ऑप्शंस है तो आप, बट ऑब्वियस है कि प्री ओन्ड में ले सकते हो। पैसे देखो अगर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो बात अलग है, बट अगर आप खुद कमा रहे हो, खुद अर्न कर रहे हो, तो प्री ओन्ड में बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो। और ओवरऑल बाइक का कंडीशन बुलेट राजा के अंदर ये स्टेटस पे रहता है कि आपको ब्रांड न्यू से भी बेटर
हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आपको ब्रांड न्यू से भी बेटर डील और जो फील है, मतलब यहाँ पे जितने जन आते हैं बाइक लेने के लिए, आप किसी से भी इंटरव्यू कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आपको बाइक सेकेंड हैंड लेके ये फील हुआ या नहीं। और मेरे यहाँ से जितने कस्टमर बाइक लेके जाते हैं उनको ये बताना पड़ता है कि मैंने सेकेंड हैंड लिया है। ओके। उनके फ्रेंड सर्कल वाले फिर ये बोलते हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हो, आपने नया लिया है। फिर वो बताते ये देखो ये हमारा बुलेट राजा का स्टिकर है। तो वो डेफिनेटली जितने भी बाइक्स मैंने अभी तक तो देखे, इट्स लुक लाइक ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन। यस, वो तो है ही, दिखता ही है। तो चलो एक आउट ऑफ द टॉपिक एवरीथिंग, एक आपको एक पूछना है। समझ लो आपको एक अच्छी खासी डील आ गई, आपको कोई बोल रहा है कि 500 करोड़ 1000 करोड़ ले लो। हाँ। अब ये बुलेट राजा इतना बड़ा नाम हो गया है, मैं ले लेता हूँ। 500,000 करोड़ का अगर बात है तो बराबर है, पर ये जो नाम है ना ये परमानेंट है, ये रोज 24 आवर्स मेरे सामने है, ये नाम मेरे हाथ से नहीं हट सकता। तो ये डील चाहे 500 करोड़ की कोई लेके आए, 1000 करोड़ की लेके आए, ये नाम कभी नहीं हट सकता। सो इट्स अ नो डील। बुलेट राजा में सबसे ज़्यादा मतलब आपका सोल ज़्यादा इन्वॉल्व है। राइट, मेरा सोल ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी मेरे हाथ पे यहाँ पे बुलेट राजा है, मेरे जेब में जितने भी कीचेन है मेरी कार के, मेरे लॉकर के, सब पे बुलेट राजा का कीचेन है। अभी मैं शर्ट भी मेरे वार्डरोब में, मैं कल बर्थडे पार्टी में गया था तो वो वहाँ पे भी मैं बुलेट राजा ही पहन के गया था। तो मेरे को मेरी एक बहन थी, उसने पूछा कि अरे तू क्या सब जगह बुलेट राजा ही पहन के जाएगा? मैं बोला हाँ, मेरा पूरा वार्डरोब मैंने बुलेट राजा का कर दिया है। मेरे फ़ोन का पीछे का भी मैंने स्टिकर हटा दिया, वरना यहाँ पे भी बुलेट राजा लोगो होता है, फ्रंट में बुलेट राजा। मेरी कार पूरी बुलेट राजा की मैं भी कन्वर्ट करने वाला हूँ। अमेजिंग। तो इसीलिए मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जो बाइक से ज़्यादा कनेक्ट होता है, सो दैट इज़ वाई वी केम विद द नेम ऑफ सोल्स ऑफ मोटरसाइकिल। सो एक बाइक होती है जिसमें सोल नहीं होता है, बट अपन जो सोल रहते हैं जो उसको देते हैं बाइक को, राइट। तो दैट इज़ वाई वी बिकम अ सोल्स ऑफ मोटरसाइकिल, एंड आई फाउंड लाइक यू आर द रियल सोल्स ऑफ मोटरसाइकिल। सो या दैट्स इट, दैट वाज अमेजिंग। लाइक इतना सब कुछ जानना अबाउट द प्री बाइक, प्री ओन में क्या होता है, कैसे होता है। आगे जाके शायद कुछ और टॉपिक पे हम और भी डिस्कस करेंगे कभी इन फ्यूचर, लेट्स सी। बट अगर किसी को भी आपसे कनेक्ट करना है तो आपके कौन से इंस्टा हैंडल है, कहाँ पे लोग कनेक्ट कर पाते हैं? इंस्टाग्राम हैंडल है, और ऑल्सो आप नंबर ले सकते हो, आप अपने बायो में डाल सकते हो, तो वहाँ पे से कॉल करके वो रीच आउट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम इज़ द मेन चैनल जहाँ पे हम हमारा सब कुछ शोकेस करते हैं। ओके ओके, सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच कि अपना इतना टाइम दिया एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली मैं आपको ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन वगैरह स्क्रीन पे आ जाएगा, सो पीपल कैन कनेक्ट विथ यू। यस, एंड या दैट वाज अमेजिंग टॉकिंग विथ यू। थैंक यू। Yes.